हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक है। इंडिया ज्योग्राफी है, उसका फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर उसके कंपोजिशन है कई सारे, ठीक है। सब पॉइंट्स हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, ठीक। इंडिया की सेंसस समझ लेते हैं हम। सेंसस बोलते हैं मतगणना, जनगणना। जनगणना क्या होती है? द काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस, ठीक है। कि किसी एरिया की जो लोग हैं उनकी गिनती करना। अब गिनती पशु हैं उनकी भी होती है, वो पशु जनगणना होती है, ठीक है, एनिमल सेंसस। तो उसको हम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारी जब ये सेंसस होती है हर 10 साल के बाद होती है। इंडिया में पहली बार कब हुई थी? स्टार्टिंग 1872 में, फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार। लेकिन ये पूरे इंडिया में रेगुलर नहीं हुई थी, कुछ जगह पर ही हुई थी। फिर उसके बाद कब हुई दोबारा? 1881 में। उसके बाद लगातार कंटिन्यूस हर 10 साल के बाद। ये कौन सा पीरियड था? ये वो समय था जब इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने इंडिया की गिनती करवाई, ठीक है, क्योंकि इंडिया गिनती में कितने लोग रह रहे हैं उनको देख लेते हैं, हम गिन लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर रिलीजन के बेसिस पे सेंसस होना स्टार्ट हो गया कि किस धर्म की। फिर अंग्रेजों ने जाति के आधार पर भी पॉपुलेशन की सेंसस करवाई, लेकिन आज़ादी के बाद कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो तो रोक दिया। लेकिन रिलीजन और बाकी चीज़ें, लैंग्वेज, उसके बेसिस पे सेंसस होती है, ठीक है। हर 10 साल के बाद आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई आते हैं, ज़्यादातर टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, उनकी ज़्यादा इसमें ड्यूटी लगती है। तो वो गिनने आते हैं, पूछते हैं कितने भाई बहन हैं, कितने मतलब आपके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी कितनी है, घर कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल लेकर फिर उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर लास्ट में कंट्री का पूरा सेंसस बनता है। अब इंडिया में हर 10 साल के बाद लगातार हो रहे हैं। पिछली जो सेंसस हुई थी 2011 उसके डेटा हैं वो अब तक काम कर रहे हैं। अब होनी कब थी? 2021 में, जो इससे अगली जनसंख्या होने वाली थी। इंडिया में हर 10 साल के बाद, ज़्यादातर देश हैं उनमें हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन है उसकी सेंसस होती है। लेकिन इस समय क्या चल रहा था? कोरोना चल रहा था, याद होगा, ठीक है। लॉकडाउन लग रहे थे कई जगह, तो कोरोना 2021 की वजह से नहीं हो पाई। फिर 22 है, वो भी ऐसे निकल गया। 23 से अब सरकार सोच रही है कि इस बार करवा लेते हैं, ठीक। तो इस बार से स्टार्टिंग हो जाएगी और 24 तक हमारे पास डाटा है। वो 24 नहीं तो 25 तक तो कम्प्लीटली पूरे डाटा हैं सेंसस के, जो 2021 में होनी थी वो पूरे आ जाएंगे। एक तो ये है सेंसस, ठीक है, जो लोग हैं उनकी गिनती को बोलते हैं सेंसस। हर 10 साल के बाद होती है इंडिया में, और ये अंग्रेजों ने कराना स्टार्ट किया था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा, बाद में फिर आज़ाद हो गए 1951 के बाद, 1947 के बाद। 1951 में पहली बार हुई, आज़ादी के बाद पहली बार सेंसस। फिर उसके बाद 61 में, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में हुई नहीं, अभी होने वाली है। अब इंडिया की पॉपुलेशन है 2011 है, उनके डेटा के अनुसार 121 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, या 1.1 अरब 200 या 21 करोड़। ये इंडिया की क्या है? पॉपुलेशन है। किसके डाटा के अनुसार? 2011 के डाटा के अनुसार। 2021 में अभी सेंसस नहीं हुई है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन है वो 131 करोड़ है। इसके आसपास होनी थी, और अब तो 2023 चल रहा है तो इसको क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। 131 है, इससे भी प्लस हो चुकी है। चाइना है, उसको पीछे छोड़ दिया है। भारत के लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि, ठीक है। और चीज़ में तो हम आगे नहीं निकल पाए, लेकिन इंडिया के लोग हैं उन्होंने ठान लिया, ठीक है, कि किसी ना किसी चीज़ में तो हमारा वर्ल्ड की जो से कुछ वर्ल्ड के डाटा पेश किए जाएं तो वहाँ हमारा नाम होना चाहिए। तो वहाँ पर इंडिया है वो चाइना को बुरी तरह से पछाड़ दिया। हर व्यक्ति का इसमें योगदान है, ठीक। अब पॉपुलेशन का और आगे डिटेल पढ़ लेते हैं इसमें कि कौन से स्टेट है उसमें ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है इंडिया की पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्टकट में फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे बिहार पॉपुलेशन में, और फोर्थ नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल।
तो इंडिया में ये 4 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं। यूपी 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक। फिर महाराष्ट्र और बिहार, इनकी 11-10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। वेस्ट बंगाल है, उसकी भी 8-9 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के डाटा हैं वो याद नहीं रखने कितनी है, नंबरिंग याद रखनी है 4 तक, ठीक। फर्स्ट नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा क्या बेसिस पे हैं ये। अब इसके अलावा इंडिया के जो 76 पॉपुलेशन है, 76%, इंडिया में 28 स्टेट हैं, ठीक। ये इंडिया का मैप देख रहा है, इसमें 8 तो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र, और 28 स्टेट्स हैं। उनमें 76% पॉपुलेशन, 4 तो ये स्टेट हो गए, उसके अलावा 5 स्टेट और हैं। कौन कौन से आएंगे उसमें? साउथ का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु इधर है, आंध्र प्रदेश है इससे ऊपर, ठीक। पहले नंबर पे इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, सेकंड ये हो गया, और तीसरा हो गया राजस्थान, नंबरिंग नहीं है लेकिन टोटल मिला रहा हूँ इनको, और चौथे नंबर पे हो गया गुजरात, और 5th नंबर पे हो गया मध्य प्रदेश। शॉर्टकट में लिख देता हूँ MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये केवल 4 और 5, 9 स्टेट्स मिला के इंडिया की 76 पॉपुलेशन है वो कवर करते हैं। बाकी 24% पॉपुलेशन है वो बाकी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, और जो बच गए हरियाणा, पंजाब, ये सभी, जम्मू कश्मीर से मिला के। तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, किसी जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी जगह बहुत कम पॉपुलेशन है। रीजन इसके डिफरेंट रीजन है, इनको फैक्टर्स, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कारक जो जनसंख्या को कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये कारक, कारण नहीं होता, कारक होता है, फैक्टर्स। पहला है सोशल, सेकंड हो गया इकोनॉमिक, और थर्ड हो गया हिस्टोरिकल। अब ये डिफरेंट रीजन है जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको कहाँ ज़्यादा है कहाँ नहीं है उसको प्रभावित करते हैं। सोशल के अंदर आएगा पैटर्न, ठीक, प्रतिरूप, किनका? जो जनसंख्या है उसका प्रतिरूप, पैटर्न या प्रतिरूप। इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक में आएंगे कि कहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कहाँ कम है। जहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पहाड़ हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। उसके अलावा राजस्थान का रेगिस्तान है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इनके जो कुछ एरिया हैं जहाँ डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम मिलती है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बेसिस पे भी होते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर इसके इकोनॉमिक में आएंगे। एक तो कृषि का विकास, एग्रीकल्चर, ठीक, कृषि, और दूसरा हुआ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन, रेल, ट्रक, बस, ठीक, सी पोर्ट्स उनके द्वारा होता है। ये दो प्रभावित करते हैं, ये इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड अच्छी है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। एग्जांपल है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चावल, गेहूँ बहुत ज़्यादा होते हैं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर। ट्रांसपोर्ट, जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली है, वहाँ सारे कनेक्टेड हैं ट्रेन के द्वारा, सड़क के द्वारा, इतने नेशनल हाईवे बने हुए हैं, स्टेट हाईवे बने हुए हैं यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जहाँ नहीं है, जो हिली एरिया हो गए, हिमालय माउंटेन वाले, डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये नहीं मिल पाते, ठीक। हिस्टोरिकल, इसमें आएंगे दो चीज़, एक आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन,
इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, और दूसरा अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन इसको बोलते हैं नगरीकरण, नगरीकरण, और ये हो गया औद्योगिकरण। होते क्या है ये समझ लेते हैं। औद्योगिकरण मतलब जहाँ फैक्ट्री हैं कितनी ज़्यादा लगी हैं, उद्योग कितने ज़्यादा लगे हैं, वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगी, और जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है, फैक्ट्री कम लगी हुई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ फैक्ट्री बहुत कम है ना के बराबर, ठीक है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, रॉ मटेरियल मिलता नहीं, तो फैक्ट्री लगा के भी क्या करना, मजदूर बहुत महंगे मिलेंगे। अब फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, या तो नॉर्थ इंडिया में लगी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल में काफ़ी हैं, या झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, माइंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या मिलेंगे, औद्योगिकरण, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती। झारखंड, उड़ीसा, उनमें केवल हिली एरिया, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ माइनिंग है उसके आसपास छोटे छोटे सिटी हैं वो डेवलप हो गए, जैसे धनबाद, रांची, जमशेदपुर, राउरकेला उड़ीसा में। अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ है, उसका अगला स्टेप होता है नगरीकरण। नगरीकरण बोलते हैं जहाँ लोग गाँवों से नगरों में बसने लग जाएं, शहरों में रहने लग जाएं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्बनाइजेशन या नगरीकरण। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें डिटेल करके फिर सब पॉइंट लिख के उनके एग्जाम्पल देते हुए लिखना है। 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो ये कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसका आंसर इस तरह से लिख देने हैं, ठीक। देन उसके बाद है दूसरा जो फैक्टर है पॉपुलेशन का, एक बार मैप में मैं दिखा देता हूँ पॉपुलेशन। एक तो सबसे पहले इंडिया के मैप में वो जरूर आना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल है, इधर उत्तराखंड है, यहाँ पंजाब है, इसके नीचे हरियाणा, इधर राजस्थान है, ये गुजरात, इधर महाराष्ट्र है, इधर गोवा है छोटा सा, इधर ऊपर कर्नाटक, यहाँ बाउंड्री के पास पास केरल, इधर तमिलनाडु, इससे ऊपर यहाँ से लेके यह इधर आंध्र प्रदेश, इससे ऊपर तेलंगाना, ठीक। फिर इधर उड़ीसा आ जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल, ये ऊपर वाला सिक्किम है, इधर बीच में असम है, उसके चारों ओर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। फिर इधर यहाँ बिहार हो गया, इसके नीचे झारखंड है। फिर इधर राजस्थान से आगे चलेंगे पंजाब हरियाणा होगा, ये यूपी है पूरा, ठीक, यहाँ, और इधर बिहार है। उसके नीचे आएंगे एमपी है, यहाँ बीच में बिल्कुल इंडिया के, इसलिए उसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, तो ये एरिया है वो एमपी का, और इसके नीचे ऐसे लंबा सा है, ठीक है, वो है छत्तीसगढ़, इस तरह का। तो ये इंडिया के मेन स्टेट बता दिए। बाकी छोटे स्टेट बच जाते हैं, उनका इतना ज़्यादा रोल है नहीं। अरुणाचल प्रदेश हो गए, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो मैप ज़रूर माइंड में होना चाहिए। मैप नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर समझ में नहीं आएंगे, ठीक। पहली चीज़ इस जो 12th की ज्योग्राफी है वो समझने के लिए। बाकी ज्योग्राफी तो टोटली डिपेंड्स ऑन मैप। मैप माइंड में होना चाहिए हर समय। इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ है बता रहे हैं तुरंत। अब पता ही नहीं है कि यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, पहला है, अब पता ही नहीं, कोई समझ रहा है यूपी यहाँ पर है, अब यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ तो हिमालय रीजन है। तो यूपी क्यों है, फिर उसका रीजन आप अपने आप समझ जाओगे। अच्छा यूपी यहाँ है, यहाँ तो गंगा नदी बहती है, यमुना भी बहती है, और भी छोटी रामगंगा, शारदा और छोटी नदियाँ हैं। उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी है तो खेती भी बहुत ज़्यादा होती होगी। तो इससे आपस में जो रीजन है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक। रटने में फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन एक बार माइंड में मैप सेट हो जाता है और उसके रीजन समझ में आ जाते हैं तो फिर आप भूल नहीं पाते उन चीज़ों को। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। भारत के पॉपुलेशन का घनत्व समझ लेते हैं, कहाँ ज़्यादा है कहाँ नहीं। डेंसिटी घनत्व। अब घनत्व क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ये स्क्वायर हो गया एक तरह से, इसमें कितनी पॉपुलेशन रह रही है 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया की पॉपुलेशन किसी को लंबाई में तो रह नहीं रही, एक सड़क है दोनों साइड उधर रह रही है और उसको लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से नाप दिया। डेंसिटी को एक स्क्वायर किलोमीटर में नापते हैं, तो इंडिया का पूरा एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है।
तो उस स्क्वायर किलोमीटर में ही डेंसिटी है। सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन, टोटल किसी भी एरिया की निकालो, कहीं की भी निकालो डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया किसी भी जगह का, किसी गांव का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री का, इंडिया का, कहीं का भी निकाल सकते हो। बस हमारे पास ये डाटा होने चाहिए, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है, स्क्वायर किलोमीटर में होता है, एरिया डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसके आसपास है वो, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वो नहीं दिए जाते, जो राउंड फिगर में जो आता है उसको नाम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 2011 के डाटा चल रहे हैं, उसके बाद हुए नहीं तो लेटेस्ट डाटा वही है 382 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखना जरूरी है। अब हमने लिख लिया 382 क्या, किलोमीटर, मीटर, लीटर, क्विंटल, एकड़, तो ये स्क्वायर किलोमीटर लिखना जरूरी है कि इतना पीपल रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एवरेज। अब इसमें भी इक्वलिटी नहीं है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है। अब इससे पहले पुराने डेटा हैं उनको देख लेते हैं। ये तो हो गया इधर, चलो 1951 में जब आज़ादी के बाद पहली सेंसस हुई, इंडिया की डेंसिटी थी इतनी 117 स्क्वायर किलोमीटर, अब हो गई 382, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, उसकी डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब कई ऐसे जगह हैं जैसे दिल्ली, दिल्ली एरिया में छोटा है, टोटल पॉपुलेशन में भी कम है, टोटल पॉपुलेशन में तो यूपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेंसिटी में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूटी को मिला लें, स्टेट छोड़ दें तो दिल्ली की डेंसिटी है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 11,297 स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, दिल्ली में जाओगे इतनी कंजेस्टेड छोटी छोटी गलियाँ, फ्लैट बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। ये तो वो हैं जो वहाँ सेंसस के अंदर हैं, और जो बाहर से जो लोग काम करने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, उनका तो इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, उनको मिला दें तो ये पहुँच जाए कम से कम 15,000 के आसपास। दिल्ली जैसी हालत मुंबई की है, जो बड़े बड़े महानगर हैं, मेट्रो सिटी है इंडिया के, उनकी सभी की हालत एक जैसी है, बस दिल्ली है उसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा यूटी के अंदर आता है। बाकी मुंबई क्या यूटी नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो उसकी डेंसिटी अलग से कैलकुलेट नहीं हो पाती है, तो दिल्ली सबसे ज़्यादा यूटी को मिला लें। स्टेट की बात करें हम तो स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो है बिहार की, इधर लिख देते हैं इनको, ठीक है। ये डेटा है, ये याद करने, नाम तो ज़रूर याद रखने। सबसे ऊपर है पहले नंबर पे बिहार, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं है, डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन में यूपी सबसे ज़्यादा है और डेंसिटी में बिहार सबसे ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी क्योंकि वहाँ उस रेशियो में ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, यूपी एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन तो है लेकिन एरिया ज़्यादा है, इसलिए बिहार से थोड़ी कम हो गई 1102, ठीक। 1102 स्क्वायर किलोमीटर, इतने लोग रहते हैं बिहार में। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 1058। तीसरे नंबर पे कौन सा है, केरला, ठीक है, केरला कितना है स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे यूपी, उत्तर प्रदेश कितना है 829। अब आपको ये याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्टेट ज़रूर याद होने चाहिए। अब इनकी टेक्निक क्या है, 2 टेक्निक होती है इनकी, कंपटीशन में भी आते हैं और एग्जाम में। या तो इनके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला बना लो आप, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला ऐसे करके, या फिर 1-2 बार पढ़ लो, या मैप से सेट कर लो आप अपने आप। मैप लिया, मैप में डेंसिटी एक बना दिया, डेंसिटी बिहार इधर है, यहाँ पहले नंबर पे रख दिया, दूसरे नंबर पे कौन सा, वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे यहाँ रख दिया इसको, तीसरे नंबर पे केरला, केरला इधर है, ऐसे रख दिया, इससे भी याद हो जाते हैं, ठीक है। एक मैप बना लो या फिर ऐसे पढ़ लो सीधे लिस्ट वाइज, 2-3 बार पढ़ते हैं तो अपने आप याद होने लग जाते हैं। या आप शॉर्टकट बना लो, इनके बिहार है तो इसका बी ले लो, बेस्ट, ऐसे करके कुछ नाम बना लो जो लंबे समय तक, ठीक है। ये हो गया बेकार और ऊपर, ठीक। तो बिहार,
इससे हुआ वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी। ठीक है, इस तरह से आप अपने अपने बना सकते हैं। हर किसी की याद करने के अपनी अलग टेक्निक होती है, बस याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आपके कंसेप्ट और वो लिस्ट पूरी होनी चाहिए, 3rd नंबर तक तो होनी चाहिए। 12th में क्या है, डाटा बहुत ज़्यादा है। 11th की ज्योग्राफी में इस तरह के नहीं थे, यहाँ याद करने और कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जो कंपटीशन कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सीक्वेंस बताइए, बीच में मिस कर देंगे या और कोई बीच में स्टेट घुमा देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 को तो सीक्वेंस में देंगे, तीसरा चौथे को ऊपर नीचे कर देंगे, यूपी को ऊपर कर देंगे, केरला को नीचे ले आएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है 5वें नंबर पे। 5 तक तो याद मत करो आप, 3 तक तो कंप्लीट होना ही चाहिए। 3 भी नहीं तो पहला तो ज़रूर होना ही चाहिए, 1 नंबर में आ जाते हैं ये। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी इंडिया में कौन से स्टेट में, तो बिहार में। पहला नंबर तो हर हालत में भूलना ही नहीं है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में, यूपी में। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में, बिहार में। बस 2 चीज़ें ही पढ़ी हैं अभी तक। तमिलनाडु 5th नंबर पे आता है। तमिलनाडु कितनी है, 555। ये तो सिंपल है याद करना। ठीक है, 3 बार 5 है, ऐसा कौन सा है, वो है तमिलनाडु, 555। ठीक अब क्यों ऐसे नंबर क्यों मिल रहे हैं। ठीक, तो साउथ के हीरो ऐसे मिलते हैं, ऐसे याद कर लो। रजनीकांत हो गया, ऐसे नंबर यूज करते हैं। अब डेंसिटी निकालने का और भी तरीके हैं। एक है एग्रीकल्चर डेंसिटी, ये तो नॉर्मल डेंसिटी हो गई। एक है एग्रीकल्चर डेंसिटी, जो बोलते हैं कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या होंगे, एग्रीकल्चर डेंसिटी। कृषि घनत्व के अंदर आएंगे, इसमें टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन आएगी, जो पूरी जनसंख्या किस में काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, और उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है टोटल नेट एग्रीकल्चर एरिया। नेट एग्रीकल्चर एरिया, अब समझा देते हैं इसको। जो पहले डेंसिटी थी वो थी टोटल एरिया के, टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको डिवाइड कर देना है टोटल एरिया से। ये तो पूरी कंट्री की डेंसिटी आ जाती है। अब पूछ लें कि एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या है, तो एग्रीकल्चर हिंदी में बोलते हैं उसको कृषि घनत्व। तो खेती के मतलब खेती में कितनी जनसंख्या काम कर रही है, तो बाकी जनसंख्या जो खेती नहीं करे उसको निकाल देंगे। जैसे इंडिया में 58% एग्रीकल्चर कर रहे हैं मान लो, या 58% ही कर रहे हैं, तो 58% इंडिया का 121 करोड़ का 58% निकाल लो। 70 करोड़ के आसपास बैठे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। और नेट एग्रीकल्चर एरिया, ऐसा एरिया जिस पे खेती की जा रही है उसको बोलते हैं नेट एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, निवल कृषि क्षेत्र हिंदी में, निवल कृषि क्षेत्र। और इसमें जितना एरिया हुआ वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, उसके कम से कम 60% एरिया पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के काबिल है या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसका होगा 25 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर। इससे इसको डिवाइड कर देंगे और जितना आता है, अब हमें निकालने के लिए नहीं पूछेंगे कभी एग्जाम में कि ये निकाल के बताइए, बस ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, कैसे निकलते हैं ये आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक, 2 चीज़ हो गई। हाँ, एक चीज़ और देख लें, सबसे कम डेंसिटी कहाँ है। सबसे कम डेंसिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश एरिया है ये पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इधर इधर वाला यहाँ से यूँ और इधर है, ये एरिया है, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्यों है यहाँ पर, कितनी है पहले ये देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कितनी है, 17 वर्ग किलोमीटर।
स्क्वायर किलोमीटर का। 17 लोग ही रहते हैं बस 1 किलोमीटर में। और कहाँ दिल्ली में कितने रह रहे हैं? 11,297 और यहाँ केवल 17 रह रहे हैं। इंडिया की एवरेज कितनी है? 382 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये मेन डाटा है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है डेंसिटी? बिहार में। कितनी? 1102, 1102। और ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश को जानते हो, अरुणाचल। ठीक है, लड़कियां उनका नाम होता है अरुणाचल। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहाँ डेंसिटी बहुत कम है, तो ऐसे याद हो जाएगा। बिहार में डेंसिटी सभी को पता है कितनी बुरी हालत है। ठीक सबसे ज़्यादा लेबर हैं काम करने के लिए बिहार से जाते हैं, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, इसलिए वहाँ लोग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी का। अब डेंसिटी में रीजन पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या घनत्व का वितरण बताइए, या कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कुछ रीजन हैं वहाँ सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, इनमें क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और इसमें पंजाब, हरियाणा ये भी आएंगे। पूर्वी राजस्थान, गुजरात का मैदानी एरिया, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल ऑलरेडी आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। इधर नॉर्थ ईस्ट में असम, सेंटर में बिल्कुल स्टेट, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। कम कहाँ है पॉपुलेशन डेंसिटी? 3 तरह से बांट सकते हैं इसको। हाई डेंसिटी, पहला हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, दूसरा लो डेंसिटी, निम्न घनत्व, और तीसरा मीडियम, मध्यम घनत्व डेंसिटी। हाई डेंसिटी बता दिए। लो डेंसिटी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, डेजर्ट एरिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, सिक्किम, असम को छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, और झारखंड, छत्तीसगढ़ के डेंस, जहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, पिछड़े हुए ट्राइबल्स एरिया, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। मीडियम, बाकी बच गए वो सारे मीडियम में। ठीक है, अब मीडियम में कौन बचे? गुजरात का कुछ हिस्सा, हिमालय के फुटहिल्स मतलब जहाँ पहाड़ हैं वो ख़त्म होते हैं और मैदान मिलते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र, उसका पूर्वी हिस्सा, नागपुर के आसपास का, झारखंड, छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। ये सारे किसके अंदर आएंगे? मीडियम डेंसिटी, मध्यम जनघनत्व। तो एक क्वेश्चन आए तो उनका ऐसे लिख के और एग्जाम्पल देते हुए समझाने कौन से स्टेट में कहाँ हैं। नेक्स्ट इसका कंपोजिशन है वो है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन 2 चीज़ पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है इंडिया में? या इसकी डेफिनेशन आती है कि किसी समय के बाद जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन पिछले 10 साल में कितनी थी और 10 साल के बाद कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हो गई वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मान लो पहले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और फिर उसके बाद फिर और ज़्यादा बढ़ गई, तो उनका जो गैप है उसको बोलते हैं वृद्धि। अब एक होती है ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। जब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाती है ग्रोथ रेट। अब इंडिया में 10 साल के बाद सेंसस होते हैं, वर्ल्ड में ज़्यादातर 10 साल के बाद ही होती है। एक होती है 10 की है वृद्धि दर, एक होती है ईयरली। 1 साल के बाद भी जनसंख्या में परिवर्तन है, उसके आधार पर भी क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि समझ लेते हैं। इंडिया की प्रेजेंट टाइम में जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 1.64। ये तो ईयरली है और 10 साल में बांटें तो इसको है ये 17.34, 17.34। इतनी इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। डेंसिटी नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन मतलब विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। किसी जगह ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है,
किसी जगह ग्रोथ रेट कम है। ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो। जैसे यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो डेंसिटी जरूरी नहीं कि यूपी में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि एरिया यूपी का ज़्यादा है बिहार की तुलना में, इसलिए डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा हो गई। अब ग्रोथ रेट कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी है उनमें सबसे ज़्यादा रहेगी। ग्रोथ रेट मतलब पिछली बार की तुलना में कितनी ज़्यादा छलांग मारी है। अब जैसे किसी जगह की जनसंख्या थी 1 करोड़ 1 लाख मान लो, और वहाँ की जनसंख्या 10 साल के बाद हो गई 5 लाख, तो वहाँ तो कम से कम 5 गुनी बढ़ गई, 4 गुनी। और एक स्टेट है वहाँ की पॉपुलेशन थी मान लो 10 करोड़, और वहाँ की 10 साल के बाद फिर पॉपुलेशन 10 की जगह 11 करोड़ हो गई या 12 करोड़ हो गई, तो ज़्यादा चेंजेज नहीं हुए उस रेशियो में। वहाँ 1 से 5 पे छलांग मतलब 5 गुनी हुई है, और वहाँ 1 गुने से भी कम हुई है। तो इसलिए ग्रोथ रेट अलग अलग है। अब ग्रोथ रेट को भी 2 चीज़ प्रभावित करती हैं। एक तो होता है जिसमें डेथ रेट है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जन्म दर में से क्या करेंगे, मृत्यु दर है उसको घटा देंगे, तो वो जो बचा उसको बोलेंगे वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ये हो गई नेचुरल ग्रोथ या प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि जितने पैदा हुए मान लो हो गए 100 पैदा 1 साल के अंदर, और मृत्यु है 20, तो वृद्धि 80 बढ़ गई ना जनसंख्या में 1 साल के अंदर। तो यही है ग्रोथ। इसको फिर परसेंट में कन्वर्ट कर दे तो वो ग्रोथ रेट हो गई। उसका भी फॉर्मूला बताएंगे ग्रोथ रेट कैसे निकालते, इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। और एक होती है अभिप्रेरित इंड्यूस्ड, इधर लिख दे, एक हो गई इंड्यूस या अभिप्रेरित। अभिप्रेरित अभिप्रेरित मतलब इसमें और कुछ चेंज आएंगे। ये तो है ये जन्म दर, मृत्यु दर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और इसमें फिर माइग्रेशन है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। माइग्रेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। माइग्रेशन बोलते हैं किसी जगह से दूसरी जगह जाना। तो जहाँ से आते हैं लोग वहाँ की तो पॉपुलेशन हो जाती है कम, और जहाँ जाते हैं, जहाँ रहना स्टार्ट करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जैसे गाँव से निकल गया है तो गाँव की तो पॉपुलेशन हो गई कम, और जहाँ शहरों में रहने लगे अर्बन एरिया में वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो रीज़न इसके क्या है अब पॉपुलेशन ऐसे नहीं कि हम पढ़ने गए, काम करने गए, 1-2 साल वहाँ पढ़ के आए किसी कॉलेज में और वहाँ हमारी क्या है सेंसस में कैलकुलेट हो गई, ऐसा नहीं है। वो 10 साल के अंदर या जो जनगणना हुई है पिछली, उसमें वो शामिल होना चाहिए वहाँ पर। अब जैसे कोई गांव से गया है और पिछली जो जनगणना हुई जैसे 2011 की, वहाँ तो वो गांव में कैलकुलेट हुआ, लेकिन अब वो पूरा गांव है वो छोड़ के शहर में चला गया। अब 2021 में होनी थी, वो अब होगी 23-24 में जो सेंसस है, उसमें यदि वो गांव से ना गिन के उस पास के शहर या कहीं भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जहाँ जाए वहाँ गिना जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो माइग्रेशन के अंदर आएगा फिर, ठीक है। और यदि गिनती वो गाँव में ही करवा रहा है तो फिर वो माइग्रेशन नहीं, वो कुछ समय के लिए माना जाएगा कि काम करने के लिए गया है फिर वापस आ गए। जैसे स्टूडेंट जाते हैं, कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, लेकिन परमानेंटली ही शिफ्ट हो जाते हैं, वो आते हैं माइग्रेशन के अंदर। एक तो शॉर्ट टर्म माइग्रेशन हो गया, लॉन्ग टर्म, तो इसमें लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है लंबे समय का, उसको शामिल करते हैं। ये हो जाता है अभिप्रेरित या इंड्यूस्ड माइग्रेशन। आगे समझ में। एक तो होता है प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक मतलब प्रकृति की तरफ से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैदा कितने हो रहे हैं, मर कितने रहे। पहले क्या था, जब मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, जितने पैदा होते थे, किसी को हुए जैसे 7-8 बच्चे होते थे पहले, बहुत ज़्यादा, ठीक। अब उनमें 7-8 में से 5 मर गए या 6 मर गए, 1 बच्चा, तो कोई ग्रोथ रेट इतने नहीं, ऐसे नॉर्मल चलता रहता था। प्लेग में मर जाते थे, भुखमरी में मर जाते थे, अकाल पड़ता था, खाने कुछ नहीं मिलता था, अंग्रेज कोई हेल्प नहीं करते थे। प्लेग में 1 करोड़ लोग मर गए, इतने ज़्यादा नुकसान हुआ था अंग्रेज़ों के समय 1921-22 के आसपास, ठीक है। कोरोना में तो कुछ नहीं मरे, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ गई तो बचा लिए लोगों को। तो ये तो हो गई प्राकृतिक, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
कई जगह क्या होता है, बर्थ ले रहे हैं कम, डेथ हो गई ज़्यादा। जैसे ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, आयरलैंड एक कंट्री है, वहाँ ये हालत है, आयरलैंड की पॉपुलेशन कम हो गई। अभी उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कम है, यहाँ आ जाओ, और हम जो रहेगा हमारे देश में रजिस्ट्रेशन करके जिसको सिटीजनशिप देंगे उसको हम 70 लाख रुपए देंगे, घर बना हुआ देंगे, जॉब भी दे देंगे, आ जाओ। अब ये खबर ऐसे ही साउथ एशिया के देश हैं उनमें पहुँचेगी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे लोग अप्लाई करने की सोचेंगे, कहेंगे चलो भैया यूरोप में घूम के आ जाएंगे। 70 लाख तो बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ के 70 लाख यहाँ के 70,000 के बराबर समझ लो, उतनी महंगाई है वहाँ पर। अब इंडिया में आप 70,000 में क्या कर सकते हो, इतने ही वहाँ 70 लाख में कर पाओगे। तो क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होते हैं, ईस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं उनमें पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, रसिया में कम हो रही है पॉपुलेशन, तो वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। और जब इसमें माइग्रेशन शामिल कर लेंगे तो ये हो गया अपग्रेथ। ये क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ तरीके हैं। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब चेंजेज ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन, उसमें डिवाइड कर दो किससे, बेस ईयर से, और 100 से उसको क्या कर दो, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में 2001 और 21 के तो डाटा है ही नहीं अभी, 2001 और 2011 के डाटा है, उनको देख लेते हैं। 2001 में थी 101 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक, और इसमें हो गई 121 करोड़ पॉपुलेशन। कितना चेंजेज आया, 20 करोड़ का, 20 करोड़ तो रख दो ऊपर, और बेस ईयर है 101 करोड़, इसको 100 ही मान लो एक तरह से, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, एक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इससे इतनी, ये कितना बचा, 20 के आसपास। अब इनको पॉइंट में रखेंगे तो थोड़ा और आगे पीछे होंगे, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा 101, तो कितनी 17.34 बताई थी मैंने दशक में, तो उसके आसपास ही आते हैं। 20 तो हमारा राउंड फिगर में ऐसे ही आ रहा है, सिंपल करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैथ की तरह आपसे कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन समझा रहा हूँ मैं किस तरह से आते हैं डाटा के द्वारा, ठीक, कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या होती है, ये ज़रूर समझ में आना चाहिए हमें। डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन, डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन कितने साल के बाद डबल हो जाती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है 1951 में कितनी थी, और जैसे इस समय 36 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 36 का डबल हो गया 72। ये पॉपुलेशन 1981 के आसपास ही हो गई थी। 30 साल के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, डबल हो गई, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रेट कम हो गई। अब 70 से 140 करोड़ होने में 81, ये कम से कम लग जाएंगे शायद 2031 या 41 में आएंगे। कितने ईयर हो गए, 20 इधर 50-60 साल लग जाएंगे। उसके बाद तो और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाउन होती जाएगी। तो पॉपुलेशन डबल कितने साल में हो रही है, उसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन। डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन किसी देश की जल्दी डबल हो रही है पॉपुलेशन, इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट कम है, वो कंट्री है वो पिछड़ा हुआ कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी दे दी गई है, इसलिए वहाँ डेथ रेट है उसको तो कंट्रोल कर लिया, मरने को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म लेने को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके लिए एजुकेशन, ठीक है, अवेयरनेस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। भारत को नंबर 1 पॉपुलेशन पहुंचाने में लोगों के साथ साथ सरकारें, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से, कभी कोई कठोर पॉलिसी नहीं बनाई, ऐसे पॉपुलेशन पॉलिसी 1952 में बनी, फिर उसके बाद 2001 में आई, लेकिन कठोर पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आई चाइना की तरह, और ला भी नहीं सकते चाइना की तरह। इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे ला देंगे। तो लोगों के साथ साथ इंडिया को पॉपुलेशन में नंबर 1 पहुंचाने में भारत की सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी का मिलकर क्या है, योगदान है। उन्होंने सोचा हम वैसे विदेशों में जाते हैं मिलने के लिए, लोग कहते हैं कि इंडिया में क्या है, तो हम उनको दिखाते हैं इंडिया किस में नंबर 1 है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है, ठीक है। और लड़ना है तो आ जाओ, ठीक है, हथियार है उनको छोड़ दो, और उसे ऐसे ही लड़ना है डंडे पत्थरों से तो आ जाओ, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है,
पाकिस्तान में गुजरा तो पाकिस्तान को तो ऐसे साफ कर दें, ठीक। तो डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन कैसे है इसको समझ लेते हैं। ईयर के हिसाब से दिखा है, इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो वर्ल्ड की जो 12th की ज्योग्राफी है उसमें आएगा, इसमें भी एक ब्रैकेट में समझा देता हूँ। ये नोटिस ने दिया था, एक बर्थ रेट का होता है, एक डेथ रेट का, ठीक। शुरू में ऐसे ऊपर होते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर उसके बाद नीचे धीरे धीरे इस तरह से आते हैं, ये भी धीरे धीरे इस तरह से आता है, और फिर ये इस तरह। इसकी 5 स्टेज होती हैं, चरण होते हैं। उस बुक के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ाएंगे जब, उसमें डिटेल से समझाएंगे। यहाँ ये है नहीं, यहाँ इंडिया में ईयर के हिसाब से बताया है। ईयर के हिसाब से कैसे समझ लेते हैं। पहला 4 स्टेज हैं, 1901 से और 1921, 1901 से 1921। इस समय क्या होता था, हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट। डेथ रेट मृत्यु दर और जन्म दर बर्थ रेट दोनों ही क्या हैं, हाई। हाई रहेंगी तो फिर ग्रोथ रेट क्या होगा, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट होगी स्टेबल, स्थिर होगी, स्थिर। मतलब पैदा हुए कोई 7-8 बच्चे हुए और 8 में से 7 मर गए, 1 बचा, तो एक ग्रोथ रेट स्टेबल है, ठीक। किसी के हुए 7 के साथ ही बीमारी में, प्लेग में मर गए, उस समय भुखमरी में मर गए, खाने को कुछ नहीं था, फिर क्या हुआ, तो स्थिर स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ थी। रीजन क्या था, उस समय प्लेग, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, खाने को न्यूट्रिशन नहीं था लोगों के पास, भूखे मर जाते थे। अरे नील की खेती कराते थे, कपास उगवाते थे, कह रहे खाने की चीज़ें मत उगाओ, हम दे देंगे। अकाल पड़ता था, मर जाते थे लोग, टैक्स देना पड़ता था, तो गेहूँ चावल कम उगाते थे, गेहूँ चावल बाजरा ज्वार जो खाने की चीज़ें, बाकी कपास जो कैश क्रॉप है वो ज़्यादा उगाते थे, इसलिए अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने की वजह से भुखमरी थी, तो ये फर्स्ट स्टेज थी। देन उसके बाद दूसरी स्टेज है वो आई 1921 से और 1951। इस समय भी क्या है, ये दोनों ही हाई थी, ठीक है। डेथ रेट है वो थोड़ी कम होने लगी थी, स्लोली डाउन। और बर्थ रेट ये तो हाई थी, जन्म दर हाई, उच्च। अब ये हाई होगी तो फिर क्या होगा, जो ग्रोथ रेट है, जो प्लस माइनस करते हैं उनका, वो भी स्टेबल ही था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मेडिकल फैसिलिटी आने लगी थी, प्लेग है उसका जो वैक्सीन है उसका इन्वेंशन हो गया, अंग्रेज कुछ हेल्प करने लग गए थे, ठीक है। इंडिया में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है उसकी स्टार्टिंग होने लग गई थी, लिमिटेड इलेक्शन कराने लग गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो लोग हैं इंडिया के लोग उनकी बात भी सुनते थे। तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी होने लगी, जो बड़े शहर हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जगह, वहाँ पर भी वैक्सीन आने लगे, दवाएं पहुँचने लगी, इसलिए ये रुक गई। तो ये सेकंड स्टेज इसमें आ गई। थर्ड स्टेज 1951 से 81। इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वर्स्ट, जनसंख्या विस्फोट हो गया, ठीक है। इस साल को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। जैसे बम फटता है ना, ऐसे जनसंख्या का बम फट गया, ठीक। और यहीं से इंडिया थोड़ा आगे निकलने लग गया, और इन्हीं सालों के बीच में चीन है उसने अपनी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल कर ली। तो इंडिया और चीन है ना, यही आगे और पीछे जो गैप है वो बन गया। इन 30 साल के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बुरी तरह से बढ़ी। रीज़न क्या था, बर्थ रेट है वो तो हाई थी, कोई गवर्नमेंट ने इतनी कठोर पॉलिसी नहीं बनाई, डेमोक्रेसी थी, तो ये तो हाई हो गई। लेकिन डेथ रेट, जो मृत्यु दर, जो पहले बराबर चल रही थी, जितने पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे। अब मेडिकल फैसिलिटी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। इंडिया में डेमोक्रेसी आने से लोग मरना कम हो गए, मरने कम हो गए, तो फिर क्या होने लग गया, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। अब किसी के जो बर्थ है उस पर तो कंट्रोल नहीं कर पाया, लोगों की वही पुरानी आदत पड़ी हुई थी कि 7-8 बच्चे करने हैं, तो 7-8 हो गए। पहले तो इतने ही मर जाते थे, 1-2 बचता था, अब वो 7 के साथ जिंदे रहने लग गए। जिंदे रहने लगे तो अब क्या करें, खाने की समस्या होने लग गई। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई सरकार, ठीक है, खाद्यान्न बढ़ाए,
टेक्नोलॉजी बढ़ाई तो उनका पेट भरने लगे लोगों को, लोग ज़्यादा बढ़ गए इसी साल में, हाई थी। और डेथ रेट ये हो गई लो, कम हो गई। अब ग्रोथ रेट क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ये हाई हो गई, हाई होगी ना, उच्च हो गई, क्योंकि पैदा हो रहे थे मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 और मर रहे थे केवल 10, तो 90 बढ़ गए एक ही बार में। एक छोटे से गांव का एग्जाम्पल ले लो, तो जनसंख्या बढ़ रही थी, ऐसे गाँव में शहरों में जनसंख्या विस्फोट हो गया। इंडिया की जो जनसंख्या थी 36 करोड़, वो 30 साल के अंदर डबल हो गई, ठीक है, 70 करोड़ है उसको क्रॉस कर गई थी। तो ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या बन गई। और चाइना ने इस बीच में पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और जो फोर्थ स्टेज है वो आती है 1981 से प्रेजेंट अभी तक, ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो हम फोर्थ स्टेज में चल रहे हैं इंडिया। फिफ्थ स्टेज में तो यूरोप अमेरिका के देश आते हैं, जहाँ लो बर्थ रेट और लो ही डेथ रेट होती है और पॉपुलेशन हो जाती है स्टेबल। तो इंडिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी इसमें चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें बर्थ रेट है वो स्लोली डाउन, अब लोग एजुकेटेड होने लग जाते हैं, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ने लग जाती है, तो स्लोली डाउन, पूरी तरह से कम नहीं हुई है लेकिन फिर भी कम, ठीक है। सरकार ने बहुत प्रयास किए। अब चाइना की तरह ज़बरदस्ती तो एक वन चाइल्ड पॉलिसी ला नहीं सकते कि एक ही होगा, तो इंडिया ने नारे दिए, हम दो हमारे दो, ठीक है, जनसंख्या मत बढ़ाओ भाई, तुम जितने दो हो उतने कर लो। अर्बन एरिया में जाओ, छोटे छोटे घर मिलते हैं, उनमें कितने लोगों को रखेगा, एक बच्चा संभालना ही बड़ा मुश्किल है। एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। एक जो मिडिल क्लास के जो फैमिली है उनके लिए एक बच्चा है वो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यदि उसकी सही ढंग से एजुकेशन है दी जाए, ठीक है। इतने महंगी फीस हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में। अब पहले क्या है, पहले सरकारी स्कूल पढ़ने ही नहीं जाते थे गाँव में, तो फिर सरकार ने कहा भाई पढ़ लो, सरकारी स्कूल खोले, ठीक, फिर बिल्कुल गाँव में ही खोल दिए प्राइमरी स्कूल। अब एजुकेशन इतने ज़्यादा बढ़ गया, हर कोई पढ़ता है, कुछ लोग हैं वो नहीं पढ़ते। फिर लड़कियां नहीं पढ़ती थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज होती थी, ये सारी कंट्रोल हो गई। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया 21 साल से पहले लड़कियां भी शादी नहीं कर सकती, ठीक, कानून के रूप में। चाइल्ड मैरिज है वो ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, कानून बना रखे हैं, ना के बराबर चाइल्ड मैरिज होते हैं कुछ ट्राइबल्स एरिया में, पिछड़े हुए एरिया हैं वहाँ पर। इनसे क्या बना है, इससे बर्थ रेट है कंट्रोल हुई है, एजुकेशन बढ़ा है, अवेयरनेस हुई, ठीक है। जॉब के लिए मतलब जॉब के लिए लड़के हैं लड़कियां हों, मतलब पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जब तक जॉब ना मिले स्ट्रगल करते रहते हैं। उस स्ट्रगल करते करते घिसते घिसते एज हो जाते 30 साल, 30 के बाद शादी करते हैं। और जो उससे पहले वाली जनरेशन थी 1970-81 में, उस समय छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, मान लो ये समझो 14-15 साल में नॉर्मल एज होती थी। मतलब शारदा एक्ट है, कुछ भी एक्ट बना दिए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा शादी हो रही थी, चाइल्ड मैरिज। लेकिन अब क्योंकि जो सोशल है, समाज है, उसकी स्ट्रक्चर ही बदल गई है, अब डिले मैरिज होती है। और हम दो हमारे दो पे आ गए बच्चे, एक ही होते हैं, कई जगह तो एक है, वो कई फैमिली तो ऐसी मिलेंगी आपको जिनके एक ही है, लड़का है लड़की है। पहले क्या है, लड़का होना चाहिए, लड़की हैं वो भले कितनी भी हों, उसके चक्कर में वो 4-4, 5-5 लड़कियां हो जाती थी, लेकिन एक लड़का ज़रूर होना चाहिए। अब वो सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी, अमेरिका यूरोप में तो ये कंसेप्ट बहुत पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन इंडिया में ये कुछ जगह अभी भी है, बाकी जगह ख़त्म हो गया। लेकिन अब कई आप फैमिली ऐसी देखोगे अर्बन एरिया में, जहाँ एक ही उनकी बेटी है, लड़कियाँ उसी पे भी खुश हैं, वो 2 बेटियाँ उसी पे खुश हैं। अब पहले क्या है, उसके चक्कर में 4-4, 5-5 लड़कियाँ हो गई, फिर 6वें नंबर पे फिर कोई क्या होता था, लड़का होता था। तो ये इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। तो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, क्लियर होते जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं किसमें, इसमें प्रेजेंट टाइम में 1981 से बर्थ रेट है वो कंट्रोल हो गई, डेथ रेट वो तो ऑलरेडी कम थी, ठीक, ये तो पहले ही लो है। अब ग्रोथ रेट क्या होगी, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, ग्रोथ रेट है वो होगी स्लोली डाउन। पहले तो जो स्टेबल थी हाई थी, 2 बार तो स्टेबल चली, फिर हाई हुई इसमें, और इसमें डाउन होने लगी स्लोली, ठीक है। पहले जो 2001 है उसमें ग्रोथ रेट थी 21.34,
2011 है उसमें हो गई ग्रोथ रेट 17.34। इसके बाद अभी सेंसस आए नहीं है, नहीं तो 15 से नीचे जाएगी ये। ग्रोथ रेट में भी स्टेट के हिसाब से रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, किसी जगह ज़्यादा है और किसी जगह क्या है, कम है। ठीक, किसी जगह जैसे नागालैंड में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इंडिया में नागालैंड इधर आता है। पॉपुलेशन कम है लेकिन ग्रोथ रेट मतलब स्पीड से बढ़ रही है वहाँ की पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर इसलिए। और केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ जितनी पॉपुलेशन बढ़नी थी वो बढ़ गई, अब ज़्यादा एरिया नहीं है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ रेट वहाँ सबसे कम रहेगी जहाँ एजुकेशन या लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं इंडिया में ग्रोथ रेट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, तो ये सबसे ऊपर और नीचे ये समझने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केरल में सबसे कम है ग्रोथ रेट और नागालैंड में सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट ग्रोथ रेट स्टेट और लोएस्ट ग्रोथ रेट स्टेट। नेक्स्ट है इंडिया में जो टीनेज हैं वो माने जाते हैं, टीनेज पॉपुलेशन की क्या रोल है या क्या उन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उन पे। किशोर अवस्था, टीनेज पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं किशोर जनसंख्या, किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या गवर्नमेंट के अनुसार 10 से 19 साल के होते हैं ईयर्स के, उनको क्या माना है, टीनेज। उससे 10 साल से छोटे उनको उन्होंने चिल्ड्रन माना है, बच्चे माना है। ठीक, इसके बीच में टीनेज, किशोर अवस्था, जो ना बड़े होते हैं ना बच्चे, दोनों की जैसी हरकत करते हैं। ठीक है, ना तो बिल्कुल बड़े जैसा व्यवहार करेंगे वो, ना बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं बात पे, बीच जैसे उनके बिहेवियर होता है। 10 से 19 साल तो 12th में पढ़ने वाले ज़्यादातर इसी एज में आते हैं, स्कूलिंग वाले। इंडिया की पॉपुलेशन है वो 20.9% पॉपुलेशन है इनकी, है टीनेज की, बच्चों की। ठीक, जो 19 साल से नीचे हैं। देन इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो बच्चे जिस जगह पॉपुलेशन में ज़्यादा है ना, इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट कम है, डेवलपिंग कंट्री है। यूरोप के देश हैं वहाँ पॉपुलेशन इससे भी कम मिलेगी, लेकिन ये पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा क्या है, बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फ्यूचर ऑफ कंट्री है। यही तो आगे बढ़ के कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, प्राइवेट बिजनेस करेंगे। ठीक है, देश की जो कमान है आने वाले समय में इनके हाथ में रहेगी। अब जैसे इस समय कोई है 15 से और 19 साल के बीच में, तो आने वाले 10 साल में वो तो कंट्री का एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएगा, सिटीजन बनेगा, जॉब करे, कुछ भी करे, तो इंडिया की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करेगा। इनकी कुछ समस्या हैं किशोर जनसंख्या की, टीनेज पॉपुलेशन की, उन समस्याओं पे फोकस करना चाहिए, तब जाके डेवलपमेंट हो सकता है। पहली चीज़ है इनकी, सबसे जो मेन चीज़ वो है हेल्थ। ठीक है, पहली है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको, पोषक खाना देना है इनको। पोषक खाना मतलब उसमें आयरन कैल्शियम ये हों, तभी जाके उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बॉडी अच्छी डेवलप करेगी, बॉडी अच्छी डेवलप करेगी तो जो आर्मी में जाएंगे वो भी बढ़िया बहादुरी से दुश्मनों से लड़ेंगे। और चाइना के लोग हैं, पाकिस्तान के हो गए, जो बार बार इंडिया के बॉर्डर में घुस जाते हैं, तो उनको बढ़िया ढंग से क्या है, उनको मार पीट के बाहर कर देंगे। और खुद ही कमज़ोर हुए, ठीक है, और कमज़ोर सा शरीर हुआ और पहुंच गए बॉर्डर पे, और बंदूक है या कोई जो मशीन गन चलाने के लिए देती है उसमें वजन ही है 15-20 किलो, और वो बैठे कंधे पे एक गड्ढा हो गई उसको कंधे पे लेके, और खुद ही बेहोश हो गए गिर गया। तो ऐसी पॉपुलेशन उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो टीनेज पॉपुलेशन उसके जो फूड है, न्यूट्रिशन है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देन इनकी एजुकेशन, एजुकेशन में क्या हो रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। घर वाले तो क्या है, बच्चों को भेज देते हैं कि चले जाओ। अब बच्चा जाते जाते उस चौराहे पे गया और पहुंच गया कहाँ पर, थिएटर में मूवी देख रहा है, कहीं मैच चल रहे हैं, कहीं टूर्नामेंट चल रहे हैं, उनको देखने लग गए। तो ये एजुकेशन ड्रॉप आउट,
लड़कियां हैं गई रास्ते में, घर वालों से मना कर देते हैं, ठीक है, कि मत पढ़ाओ हमें। गाँव में तो भैंस हैं बकरियां वो चराने लग जाते हैं, कहेंगे हमें नहीं करना, काम कर लेंगे इससे बच्चा हम, ठीक है, लेबर का काम कर लेंगे, मजदूरी कर देंगे। बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो काम करने लग जाते हैं, पैसे मिलने लग जाते हैं कम उम्र में। कई की गरीबी की हालत होती है इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ये सब क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है। फिर इनकी क्या है, चाइल्ड मैरिज। पूरी तरह से इंडिया में चाइल्ड मैरिज ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्राइबल्स एरिया हैं, तो पिछड़े हुए एरिया, वहाँ अभी भी बाल विवाह हो रहा है, चाइल्ड मैरिज, उसको रोकना ज़रूरी है, ठीक है। जल्दी उम्र में शादी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, बॉडी है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो जाती है। तो ये भी बहुत टीनेज पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्या के बाद 3 हो गई। नेक्स्ट है इसी में इनके बीमारियां इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, HIV एड्स जैसी बीमारियां, ठीक है, गलत संगति में फंस गए, बीमारियां हो गई इस तरह की, टीनेज एज में बहुत ज़्यादा होती हैं। ड्रग्स की लत लग जाती है, ठीक, अब घर में झगड़े हो रहे हैं या एग्ज़ाम में फेल हो गए, ठीक, या शौक के रूप में दोस्त, एक अपना ऐसा दोस्त बना लिया, बढ़िया बढ़िया बात करता है, फ़ोन चलाने दे देता है, उसको देखते रहो, ठीक है, और फिर साथ साथ में वो ड्रग्स की भी आदत लगा दी उसने। ड्रग्स बहुत ज़्यादा नुकसान करती है बॉडी को। ये टीनेज पॉपुलेशन है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। अब जिनके पास पैसे कम हैं और ड्रग्स नहीं लग सकते, वो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, शराबी बन गए इसी एज में। ज़्यादातर इंडिया में नशे की आदत है इसी एज में लगती है, टीनेज एज में, 10 से 19 साल। इस एज में आप थोड़े से क्या होगा, स्ट्रिक्ट हो गए तो फिर जीवन में कभी भी आदत दोबारा लगेगी नहीं, फिर ना कोई आपसे ये कहेगा। और इनको कोई आदत कोई नहीं लगाता, आपको फ्री में ऐसे पिलाएंगे शौक के लिए कि पी लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, और धीरे धीरे वही आदत लग जाती है वो, ठीक है। दूध की कोई नहीं कहेगा कि दूध पी लो, जूस पी लो, इनकी आदत नहीं लगती। इनको कोई ज़बरदस्ती कहे ना तब भी नहीं पीते हम। दूध से तो ऐसे दिमाग ख़राब होता है, बच्चे पीते ही नहीं है दूध। सबसे ज़्यादा बॉडी को जो बेनिफिट देता है वो है मिल्क, लेकिन बच्चे हैं वो दूध ही नहीं पीते, उसके अलावा और सब कुछ पी लेंगे, माउंटेन ड्यू पी लेंगे, डर के आगे जीत है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो क्या करेंगे, हम भी ऋतिक रोशन की तरफ बाइक है वो पहाड़ से कुदा देते हैं, उसके चक्कर में अपनी हड्डियाँ तोड़वा लेते हैं, ठीक है। कई तो रील बनाने के चक्कर में स्टंट मारते हैं, हड्डियाँ तोड़वा लेते हैं। तो ये ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये टीनेज पॉपुलेशन है उसकी सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। उसके अलावा इंडिया में टीनेज हैं वो हैं हैंडीकैप, उनके लिए गवर्नमेंट ने, हैंडीकैप्स हैं उनके लिए क्या है, कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है। उनकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जिनको हमें इम्प्रूव करना है इंडिया की आने वाली फ्यूचर पॉपुलेशन को। और इसके अलावा एक आएगा हाई मोर्टेलिटी रेट, उच्च मृत्यु दर, उच्च मातृत्व मृत्यु दर। इसका रीज़न क्या है, जैसे जो लेडीज होती हैं चाइल्ड को बर्थ देती हैं, उस बर्थ के समय क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर, हाई मोर्टेलिटी रेट। और जिनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है 18-19, और उनके जो बर्थ देने की प्रोसेस होती है उस समय उनकी डेथ हो गई, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इंडिया की पॉपुलेशन की कुछ कमियां हैं जिनको हमें इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियाँ लेके आई है, जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में, फरवरी 2014 में गवर्नमेंट है एक पॉलिसी लेके आई। उस पॉलिसी का नाम है नेशनल यूथ पॉलिसी, NYP बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। फरवरी 2014 में इस जो यूथ पॉलिसी है इसका 2 मोटिव थे। पहला मोटिव ये था कि जो उनकी एफिशिएंसी है उसको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। एफिशिएंसी है, जो उनकी योग्यता है उसको पूरा करना है।
योग्यता का पूरा उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। और उसके बाद ये जो इनकी कैपेसिटी है इसको मर्ज कर देना कि इसमें इंडिया की जो डेवलपमेंट की स्कीम है उनके साथ। ये दो मेन मोटिव हैं, पहला ये और दूसरा भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाना, भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाना। कौन दिलाएंगे? टीनेज यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन उसमें शामिल किया है इन्होंने 10 से 29 साल का। वहाँ तो उन्होंने किए थे 15 से 29, वहाँ तो उन्होंने शामिल किए थे केवल 10 से 19 टीनेज में, और यूथ पॉपुलेशन में 15 से और 29 साल। दो मोटिव में इनकी जो पूरी यूटिलाइजेशन है, कोई स्पोर्ट्स में है तो ओलंपिक में भेज दो उसको, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के अमेरिका भेज दो, कहीं भी भेज दो, बिजनेस है बिजनेस में आगे बढ़ा दो। उसके बाद क्या करें? देन उसके बाद उनको भारत में विश्व में भारत का स्थान है वो क्या है? सर्वोपरि हो या ऊंचा हो, हाई लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया है उसके बारे में कोई जाने ही नहीं। इंडिया के प्रधानमंत्री किसी जगह जाए, कहाँ से आओ भाई? इंडिया से, ठीक है, तुम्हारा तो वही पुराना वही गरीब देश है, ठीक है, अब भी वहाँ गाय भैंस है उनको चलाते होंगे और तो कोई काम तुम्हारे पास है नहीं, पॉपुलेशन में तुम नंबर बन आ गए हो और तो तुम्हारे पास की वो कुछ है ही नहीं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में तुम्हें क्या है? टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है नहीं, ओलंपिक में तुम्हारे गोल्ड मेडल आते ही नहीं है, 1-2 मेडल ऐसे ही आ जाते हैं, ब्रॉन्ज और ये और दूसरे मेडल होते हैं, बाकी तो फुटबॉल में आपकी टीम है नहीं, ठीक। अब ये यूथ पॉपुलेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन पे, और उनकी जो स्किल है, जो उनकी कैपेसिटी है उसको यूज करके और विश्व में भारत का स्थान है वो महत्वपूर्ण दिलाएं, ठीक है, या विश्व में भारत भी ऐसे जाने जैसे अमेरिका, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया उसकी तरह, ठीक है। बाकी है वो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे हम। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और चाइल्ड पॉपुलेशन और टीनेजर है उनकी समस्या क्या है और नेशनल यूथ पॉलिसी उसके बारे में पढ़ा। चलिए।